Now we will discuss about transgenic animals. Animals that have had their DNA manipulated to possess and express an extra या or foreign gene are known as transgenic animal. तो ऐसे एनिमल जिनमें कोई भी एक्स्ट्रा या फॉरेन जीन ऐड कर दिया जाता है, तो और उसको उनके डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजीनिक। तो वर्ड से ही क्लियर है, ट्रांसजीनिक। ट्रांस का मतलब बाहर से कोई जीन आ रही है, और जी ट्रांसजीनिक से इस तरह से हम ट्रांस मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा या फॉरेन डीएनए बाहर से हम ला करके उस किसी भी एनिमल्स के जीन में ऐड कर देते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग ट्रांसजीनिक एनिमल्स कहते हैं। तो बहुत सारे ट्रांसजीनिक एनिमल्स बनाए गए हैं, जैसे रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स हैं, शिप्स हैं, काउज हैं, फिशेज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स बनाए गए हैं उसमें माइस ही प्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा इतने और भी एनिमल जो अभी हमने बताया वो सब चीज़ें बनाई गई हैं ट्रांसजेनिक। तो अब इसके बाद क्यों ये एनिमल्स हम बनाते हैं और क्या हम इनका बेनिफिट ले सकते हैं इस तरह का काम करने से। तो बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट हैं जहाँ पे ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूजफुल हैं और इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी एनिमल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हमको फिजियोलॉजी समझनी है कि या फिर जीन उसका कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इस चीज़ को समझना है, तो हम ट्रांसजीनिक एनिमल बना करके एक मॉडल बना सकते हैं। ट्रांसजीनिक एनिमल का मतलब एक डिज़ाइंड एनिमल आप कह सकते हैं, मॉड्यूलर एनिमल कह सकते हैं, कि अपने ज़रूरत के हिसाब से जीन्स को हम ऐड करके फिर वो जीन कैसे रेगुलेट होती हैं, कैसे नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करती हैं, कैसे डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो इस तरह से कोई भी बाहर से हम जीन जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रांसजीनिक एनिमल्स में, उसका क्या इफेक्ट आता है, क्या उसका कैसे वो इफेक्ट करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस को, मेटाबॉलिज्म को, स्ट्रक्चर को, उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। तो किसी भी जीन के बारे में अगर हमको स्टडी करना है कि ये जीन का क्या रोल है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टर्स हैं, तो उनको हम लोग ट्रांसजीनिक एनिमल में उस जीन को ऐड करके उनके वजह से जो चेंजेज आ रहे हैं, जो फंक्शन आ रहे हैं, जो फिजियोलॉजी चेंज हो रही है, डेवलपमेंटल चेंज है, उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी इंसुलिन के बारे में पढ़ा था कि जैसे इंसुलिन अगर नहीं बन रहा है तो उसको फिर हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन में उस जीन को या तो केमिकली सिंथेसाइज करते हैं या फिर ऐड करते हैं, सिंथेसाइज करके फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म में ऐड करते हैं, फिर उस तरह से हम उसका इफेक्ट देखते हैं कि वो जीन किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती है, किस तरह से इंसुलिन का फॉर्मेशन कराती है। इस चीज़ का हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट किसी जीन का कैसा होता है, इसका अगर स्टडी हमको करना है, जो अभी तक जेनेटिक में जो जितनी भी स्टडी हुई हैं वो लगभग इसी तरीके से की गई हैं कि किस तरह से हुआ है। तो ये आपका एक फैक्टर है, एक फंक्शन है इसका, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। दूसरा इसमें पॉइंट है स्टडी ऑफ डिजीज। तो बहुत सारी डिजीज आप जानते हैं कि जीन की खराबी की वजह से, जीन के गड़बड़ी की वजह से होता है, या हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल में उन जीन्स को हम ऐड करके, ट्रांसजेनिक मॉडल जो है हमारा, ट्रांसजेनिक एनिमल एक मॉडल की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें उस जीन को इंसर्ट करा करके उसका हम लोग इफेक्ट देखते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का, उस एनिमल का हम लोग ट्रीटमेंट करके देखते हैं कि उस पर कौन सी मेडिसिन रिस्पॉन्ड कर रही है। और जैसे बहुत सारे डिजीज हैं ह्यूमन के अंदर, तो उनके हिसाब से अलग अलग ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए हैं। जैसे कि कोई मॉडल है वो कैंसर का उसमें जीन है, कोई मॉडल है जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन है, कोई मॉडल है जिसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस का जीन ऐड कर दिया गया, कोई मॉडल है जिसमें एल्जाइमर डिजीज का जीन ऐड कर दिया गया। तो अलग अलग ट्रांसजेनिक मॉडल्स में अलग अलग हम जीन्स ऐड करके उनका इफेक्ट देखते हैं कि वो बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, और फिर उनका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये जो ट्रांसजेनिक मॉड्यूल है, ट्रांसजेनिक एनिमल है, इनका यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक जो एनिमल है या जो मॉडल है वो हमारा एक रिसर्च मॉडल है, जिसको कि हम प्रिपेयर करके और उस पर डिफरेंट टाइप से हम लोग रिसर्च करते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे मेडिसिन है रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। ठीक है। Transgenic animals that produce useful biological products can be created by introduction of portion of DNA
विच कोड्स फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन। तो बहुत सारे डिजीज हैं जो किसी एंजाइम डिफिशियंसी की वजह से होते हैं या इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। तो नॉर्मली अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन के अंदर उस चीज़ को किसी और से लेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा और उसको बनाना बड़ा मुश्किल, कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर उस जीन को हम आइडेंटिफाई कर लें जो जीन उस प्रोडक्ट के लिए, उस एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसको हम अलग से प्रोड्यूस करें बाहर, जैसा कि हम लोग इंसुलिन में करते हैं, तो उस जीन को आइडेंटिफाई करके फिर हम किसी और तरीके से उस प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं और बल्क लेवल पर, मेजर लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे एक एंजाइम होता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इसकी डिफिशियंसी की वजह से एम्फाइस्मा हो जाता है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसी तरह से सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, और आपने बहुत सारे डिजीज पढ़े हैं जो जीन की डिफिशियंसी से होते हैं। तो अगर ऐसा एक मॉडल हम बनावें, एक ऐसा एनिमल बनावें जिसमें वो जीन ऐड कर दें और उस प्रोडक्शन चीज़ को हम बाहर प्रोड्यूस करके फिर जितना ज़रूरत हो उतना कंज्यूम कर लें। तो इस तरह से जैसे इंसुलिन हम लोग बाहर जेनेटिक रिकम्बिनेशन से या किसी एनिमल के थ्रू बना लें, और उसके बाद मान लीजिए इंसुलिन तो हम लोग सिंथेटिकली बना लेते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम हैं जो अभी सिंथेटिकली नहीं बनाए गए हैं। जैसे कि आपके अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो एंजाइम्स हैं, या फिर और फिनाइल कीटोन, तो ये सब चीज़ें अभी लैब में सिंथेसिस नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर्मेशन करेंगे और उन एनिमल्स के अंदर वो एंजाइम प्रोड्यूस होगा और उस एंजाइम को फिर हम लोग जो डिजीज पर्सन है उसके लिए कंज्यूम कर सकते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट करके। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई जिसका नाम रोजी रखा गया। तो रोजी के अंदर जो ह्यूमन मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड होता है वो मिल्क, और जो उसमें ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क होता है वो कितना होता है 2.4 ग्राम पर लीटर। तो जो रोजी ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई उसका जो मिल्क होता है उसमें कुछ ह्यूमन प्रोटीन होती है जो कि 2.5 ग्राम पर लीटर होती है। तो वो ह्यूमन के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो मिल्क कंटेंट द ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुलिन वाज न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस प्रोडक्ट टू ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काऊ मिल्क। तो कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि काऊ के मिल्क में और ह्यूमन के मिल्क में अंतर होता है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक काऊ के अंदर उस प्रोटीन को, उस चीज़ को भी हम बना सकते हैं जो ह्यूमन में तो होता है लेकिन काऊ मिल्क में नहीं होता है। तो उस चीज़ को अगर हम काऊ के मिल्क में ही प्रोड्यूस कर लें और तो वो बेबी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से हमने ट्रांसजेनिक काऊ बना करके उसके अंदर मिल्क में वो क्वालिटी लाई जो ह्यूमन के मिल्क में होता है। तो इस तरह से हम लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं जो ह्यूमन बींग के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट के लिए या किसी डिजीज के लिए। तो इस तरह से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है वैक्सीन सेफ्टी। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी वैक्सीन बनाई जा रही हैं। तो ट्रांसजेनिक माइस वेर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। अब जैसे कोरोना की वैक्सीन बन रही है तो क्या करते हैं, पहले माइस के ऊपर, वो सब जितने भी वैक्सीन बनती है सब माइस के ऊपर टेस्ट की जाती है। उसके बाद फिर कुछ ह्यूमन लाइक उन पर किया जाएगा, फिर उसके बाद ह्यूमन के ऊपर किया जाएगा क्लिनिकल ट्रायल, जो आप सुनते होंगे क्लिनिकल ट्रायल। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग होती है, तब जा करके वो फाइनलाइज किया जाता है। इसीलिए वैक्सीन के बनने में इतना टाइम लगता है। तो वैक्सीन की सेफ्टी हम लोग ट्रांसजेनिक माइस, ऐसे माइस को बनाएंगे जिनमें वो डिजीज हो, उनके जीन में वो डिफिशियंसी हो या उसमें वो बीमारी हो, उनको पहले वो बीमार करते हैं, फिर उसके बाद उनमें वैक्सीन को टेस्ट करते हैं कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस तरह से पोलियो वैक्सीन के लिए भी टेस्टिंग किया गया था और देखा गया कि हाँ उसे रिस्पॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मंकीज में इसके बाद किया जाता है, हालांकि आजकल मंकीज के ऊपर उतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कुछ माइस वगैरह के ऊपर अभी भी टेस्टिंग की जाती है और तब जा करके ये फाइनलाइज होता है। फिर ह्यूमन के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल होता है। जब आप सुने होंगे इसमें वॉलंटियर्स बहुत सारे लिए जाते हैं क्योंकि उसमें ख़तरा होता है कि नुकसान भी कर सकता है वो। तो इसलिए टेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप होती है। तो स्टार्टिंग हमेशा माइस के साथ किया जाता है, इसके बाद धीरे धीरे अदर एनिमल्स के ऊपर और ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग। तो इसको टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग, जैसे बहुत सारी मेडिसिन ड्रग्स बनाई जा रही हैं, अब उसके बाद उनको भी उसी तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करेंगे कि वो मेडिसिन कोई समस्या तो नहीं पैदा कर रही है,
और उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे हम उस ट्रांसजेनिक एनिमल को कि उसमें मैक्सिमम टॉक्सिक इफेक्ट हमें दिखाई दे। तब हम टेस्ट कर पाएंगे कि लोवेस्ट क्या उसकी रेंज है या हाईएस्ट टॉक्सिसिटी कितनी हो सकती है किसी भी मेडिसिन की। इस तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। मैंने सबसे जिसकी इम्यूनिटी कम हो उस पर क्या इफेक्ट होगा किसी भी ड्रग्स का या मेडिसिन का, या बहुत जिनका कि उस तरह से मॉडिफिकेशन है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो इस तरह से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को एक तरह से मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं और उस मॉडल के ऊपर डिफरेंट चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट का, डिजीज कैसे डेवलप हो रही है, जो प्रोडक्ट है उनको कैसे बनाया जा सकते हैं, दवाइयों की टेस्टिंग कर सकते हैं, वैक्सीन की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल का बहुत ब्रॉड रोल है रिसर्च के अंदर। एक तरह से ये बिल्कुल रिसर्च मॉड्यूल है जिसको कि हम लोग बनाते हैं अपने हिसाब से और उसके बाद उस पर टेस्टिंग करते हैं।